बड़ी आंखों में कुछ छोटे छोटे से सपने पाले हुए थे उसने। तभी तो सब बातों से बेखबर बस अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती थी वो। घर में सबकी लाडली, भाइयों का गुरूर और माँ बाप का अभिमान थी वो। अब आप सोच रहे हो ये है कौन? आइए मिलिए हमारी प्यारी सोनम से, अपने नाम की तरह ही एकदम सोना। सोनम के सपने? अरे भाई, अभी बताया था ना। हाँ, वही सपने, जैसे खूब पढ़ लिख कर अच्छा सा जॉब करना, अपने माँ बाप को हमेशा अपने साथ रखना, और जब मन चाही नौकरी हो, सबका साथ हो, तो मस्ती तो बनती है ना। पर एक लड़की की जिंदगी उसके हिसाब से कभी नहीं चलती। हाँ, थोड़ा सा उसके मन का हो सकता है, पर बाकी सब सिर्फ और सिर्फ घर और समाज के हिसाब से ही होगा, है ना। पर सोनम के पापा उसको उसके हिसाब से पढ़ने का और रहने का मौका देते हैं, और वो कभी उनको निराश नहीं करती। पर एक लड़की को इतनी आजादी देना सोनम के रिश्तेदारों को और कहीं ना कहीं उसके दोनों भाइयों को भी सही नहीं लगता था। पर सोनम के पापा ने कभी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने सोनम को अपने हिसाब से पढ़ाई करने की छूट दे रखी थी। हालांकि उसके ज्यादातर रिश्तेदार यही चाहते थे कि बस ज्यादा से ज्यादा वो 12वीं तक ही पढ़े और उसकी शादी कर दी जाए। पर तकदीर और ईश्वर तो कुछ और ही सोचे बैठे थे हमारी सोनम के लिए। स्नातक की पढ़ाई के बाद सोनम ने बीएड भी फर्स्ट क्लास से पास कर लिया। आखिर पापा के विश्वास को उसे साबित भी तो करके दिखाना था। फिर उसने पीजीटी की परीक्षा दी और रिजल्ट का इंतजार करने लगी। बस ये एक इंतजार ही तो नहीं करना चाहती थी सोनम, क्योंकि इस बीच वो सब नातेदार अपना परम धर्म निभाने फिर चले आए थे, जो अब तक उसकी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। कि काहे का इंतजार? अब तो बिटिया की पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब शादी भी कर दो, और लगे हाथ एक से बढ़कर एक रिश्ते बताने लग पड़े। जैसे सोनम की सबसे ज्यादा चिंता तो इन लोगों को ही थी। माँ बाप और भाई तो बस ऐसे ही हैं। पर उस वक्त भी सोनम को उसके परिवार से खूब सहयोग मिला। उसके भाइयों ने कहा कि जब इतना इंतजार किया है तो अब इसका रिजल्ट भी आ जाने दो, क्या पता नौकरी लग जाने पर कहीं अच्छे घर में रिश्ता तय हो जाए। सब सांसें रोके सोनम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, और सोनम का हाल तो सबसे खराब था। वो अच्छे से जानती थी कि इस रिजल्ट पर ही उसकी आगे की जिंदगी तय होगी। आखिरकार वो दिन भी आया जब उसका रिजल्ट निकलने को था, और सोनम ने पीजीटी क्लियर कर ली। उसकी तो खुशी का ठिकाना न रहा। घर में बधाइयां आने लगी, और आज सोनम के साथ उसके पिता और भाइयों को भी बहुत सुकून मिला। सोनम ने सबके विश्वास की लाज रखी। अब सोनम को काउंसलिंग के लिए लखनऊ जाना था। साथ में उसके प्यारे पापा गए। यही सोनम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। उसकी काउंसलिंग हो गई और उसे लखनऊ के केजीएमसी रोड पर ही एक जीजीआईसी में ज्वाइनिंग मिल गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि केजीएमसी लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे यूपी का नंबर 1 कॉलेज है मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए। सोनम बहुत खुश थी। उस दिन उसके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर मिला। उसने कांपते हाथों से वो लेटर अपने पापा के हाथों में रख दिया। शायद वो समय ही कुछ ऐसा था कि उस समय दोनों ही कुछ भी नहीं कह सके। सारे जज्बात आंखों से बाहर आ गए। जिस पिता ने सबका विरोध सहकर अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया, उस पिता के विश्वास को उसकी बिटिया ने बखूबी निभाया। पर अब एक समस्या और आ गई। पोस्टिंग मिल गई और खुशियां भी मना ली, पर नौकरी करने के लिए एक ठौर छत की भी तो जरूरत होगी। बेटा तो कहीं भी एडजस्ट हो जाए, पर बेटी थोड़े ना ऐसे कहीं भी रहने लगेगी। तुरंत फुरत हल के तौर पर दूर के रिश्ते में मामा जी के यहाँ शरण ली जाए, ऐसी सलाह बड़के भैया ने दी। पहली बार सोनम को भैया की कोई सलाह पसंद आई। सोचने लग गई, इनके दिमाग में मेरे लिए सकारात्मक विचार भी आते हैं। चलो कुछ दिन की तो चिंता टली। यही सोचकर सोनम ने अगले दिन अपनी नौकरी शुरू की और पहले ही दिन फिजिक्स के लेक्चरर से भिड़ गई। वैसे हमारी सोनम लड़ाकू नहीं थी, पर अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ती भी नहीं थी। अब फिजिक्स के मासाब लेने लगे हमारी बायोलॉजी की मास्टरनी का इंटरव्यू, तो हमारी सोनम मैडम जी ने इतने अच्छे से उनको अपना परिचय दिया कि अब फिर कभी किसी का इंटरव्यू लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। पर मुख्य समस्या अब भी हल नहीं हो पाई। अरे वही हमारी हीरोइन के रहने की व्यवस्था। सोनम ने हॉस्टल के लिए फॉर्म भरा, पर अच्छे रूम तो पहले से ही फुल थे।
और बचे हुए 1-2 रूम रहने लायक तो किसी एंगल से नहीं थे। दूर के रिश्ते की मामी ने भी 2 दिन में दूरी बढ़ा ली और ये जता दिया कि जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आफत ही आफत थी। तभी मामा जी के दिमाग में एक तो बहुत गजब आइडिया आया, क्यों ना सोनम की रुकने की व्यवस्था अपने एक परिचित के घर कर दी जाए। मामा जी तो चाहते थे कि सोनम जल्द से जल्द कहीं सेट हो जाए, पर उन्हें उसकी सुरक्षा की भी चिंता थी। इसलिए वो अगले ही दिन यानी संडे को सोनम के पापा को साथ लेकर अपने उन परिचित के घर ले गए। रास्ते भर उनको एक अजीब सी बेचैनी सताती रही। अगर वो घर पर हुआ तो उनका सोचा हुआ कुछ भी नहीं हो पाएगा। मन ही मन भगवान को याद करते हुए वो उस घर में पहुंचे जहां पर आने वाले कल से सोनम की जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। भाग 2। मामा जी ने डोरबेल बजाई और थोड़ी देर में एक 50 वर्ष की सुंदर सुशील महिला ने गेट खोला। देखते ही चेहरे पर मुस्कान लाकर पूछा, आज रास्ता कैसे भूल गए इधर का? मामा जी ने शहद भरी मीठी आवाज में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, आना तो कई बार चाहे, पर ऐन मौके पर कोई ना कोई काम आ ही जाता है। फिर आगे बढ़कर सोनम के पापा का परिचय ये कहकर करवाया, ये हमारे जीजा जी हैं जिनके लिए हमने आपसे बात की थी। सोनम के पापा ने उनसे नमस्कार किया और वो तीनों लोग अंदर आ गए। तब तक अंदर से नंद किशोर जी, जो कि मामा जी के परिचित थे, निकल आए थे। अपने साथ धीरे धीरे चल रही अपनी माँ को भी लेकर आए। दादी माँ को देखकर मामा जी ने कहा, अरे दादी जी, आप क्यों बाहर आ गईं? हम लोग खुद ही आपसे मिलने अंदर आ जाते। दादी मुस्कुरा के बोली, क्या तुम सब मुझे इतना बूढ़ी समझते हो कि मैं खुद से कहीं आ जा भी नहीं सकती? तो मामा जी तुरंत बोले, अरे नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं, बूढ़े होंगे आपके दुश्मन। जैसे कि तू। दादी ने तुरंत बोला, क्या दादी आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो? मामा जी खिसिया के बोले। तब तक राधिका जी अंदर से चाय नाश्ते के साथ आ गई। फिर मामा जी ने नंद किशोर जी से सोनम के पापा का परिचय करवाया और नाश्ता करते हुए सब समस्याएं बता दी। सोनम के पापा के चेहरे पर उस वक्त बड़े याचक के भाव थे, जैसे उन लोगों की एक हाँ या ना से सोनम की नौकरी आसान हो जाएगी। राधिका जी ने हंसते हुए सोनम के पापा से कहा, भाई साहब, बिटिया को भी ले आते, वो क्या है कि वो भी अपना कमरा देखकर संतुष्ट हो जाती। सोनम के पापा ने अविश्वसनीय नजर से राधिका जी की तरफ देखा तो पाया कि उनकी नजर में बिल्कुल वैसा ही ममतामयी प्यार छलक रहा था जैसे कि सोनम की माँ की आंखों में होता था। उनकी मनोदशा जानकर राधिका जी ने कहा, भाई साहब, आप निश्चित रहे, जैसे हमारी कृपा वैसे ही सोनम भी है। भला बेटी बेटी में क्या अंतर? हम तो बहुत खुश हैं। आप अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें सौंपने लायक समझ रहे हैं। सोनम के पापा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि अपनी ही बच्ची समझकर थोड़ा सहारा दे दीजिए, वो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। नंद किशोर जी ने कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यहाँ वो जब तक चाहे तब तक रह सकती है। तभी मामा जी ने अपने डर के निवारण के लिए नंद किशोर जी से पूछ ही लिया, भाई साहब, बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा? दादी ने हंसते हुए कहा कि वो मेडिकल कॉलेज गया है, कोई इमरजेंसी केस के लिए कॉल आया था। मामा जी के सांस में सांस आई। अच्छा। सोनम के पापा ने दादी के पैर छूते हुए नंद किशोर जी और राधिका जी से चलने की अनुमति मांगी और कहा, कल शाम तक सोनम यहाँ शिफ्ट कर लेगी, उसके बाद उनको भी अपने घर के लिए निकलना होगा। नंद किशोर जी ने उनको कुछ और दिन रुकने के लिए कहा तो सोनम के पापा ने फिर अगली बार की बोलकर टाल दिया और वो लोग खुशी खुशी घर से निकल पड़े। दोनों के ही चेहरों पर खुशी और संतुष्टि थी। सोनम के पापा इसलिए खुश थे कि उनकी समस्या हल हो गई थी और मामा जी इसलिए खुश थे कि उनको बिट्टू नाम के आफत से पाला नहीं पड़ा। जहां एक और बिट्टू के घर में उत्साह और खुशी थी कि देखें सोनम, जिसकी इतनी तारीफ करके पापा और मम्मी करके आए हैं, वो है कैसी। और दूसरी ओर मामा जी के घर में आज मामी को सोनम पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था और सोनम परेशान सी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। कैसे वो एडजस्ट करेगी वहां पर? आफ्टर ऑल उसे कल से वहीं रहना था, पर उसे कहां पता था कि कल से उसकी लाइफ एक जबरदस्त मोड़ लेने जा रही है। अब जब सोनम का ठिकाना लग गया, मतलब रहने का, तो थोड़ा ये भी जान लिया जाए कि सोनम है क्या चीज। एजुकेशन और नौकरी तो जानते ही हो आप सभी। अब उनका तनिक ग्लैमरस साइड भी देख लें, नहीं तो हमारे बिट्टू साहब का क्या होगा। सोनम गेहुए रंग में सजी बड़ी बड़ी काली काली आंखों वाली एक सामान्य कद काठी की लड़की थी।
उसके कमर से नीचे लंबे बाल और होठों के नीचे छोटा सा तिल उसे स्पेशल लुक देता था। बहुत सुंदर नहीं थी, पर चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण था। इतना आत्मविश्वास था कि जो भी एक बार बात कर ले वो बस उसके बारे में सोचता ही रह जाए। अब इस कहानी के हीरो यानी कि बिट्टू जी ना हमारे सबके अपने चहेते, यानी केवल तब तक जब तक गुस्सा ना आए, डॉक्टर अमित गुप्ता जी बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये अपनी डॉक्टरी केजीएमसी से ही कर रहे हैं। मतलब लड़का भी बहुत होशियार है, तबे ना केजीएमसी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। देखने सुनने में किसी हीरो से कम नहीं है, पर एरोगेंसी वो भी कम नहीं है। इनकी एक बहन है कृपा जी, बिल्कुल सही समझे। बस इन्हीं से बिट्टू जी की बनती है, नहीं तो जितने अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट उतने ही सड़ू इंसान। अब क्या करें, इंसान सड़ू है पर डॉक्टर दिल का है। अब क्या होगा जब एक दिल के डॉक्टर और एक जीव विज्ञान की मास्टरनी का आमना सामना होगा। जाहिर है कोई तूफान ही आएगा, पर कब आएंगे ये एक दूसरे के सामने, फिलहाल नहीं। क्यों? अरे बाबा, अभी सोनम अपना सामान जमाएगी उधर, उन लोगों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएगी, तब ना हमारे डॉक्टर साहब का गुस्सा फूटेगा। तब तक साथ बने रहिए। अरे हमें भी तो डॉक्टर के गुस्से से बचना है। भाग 3। उधर जैसे ही सोनम के पापा और मामा जी वहां से निकले, तभी हमारे डॉक्टर साहब अपने बुलेट पर धड़धड़ाते हुए मेन गेट से घुसे। सोनम के पापा को वो क्या ही जानते, पर मामा जी को तो अच्छे से पहचानते थे वो, कि जरूर कुछ खुराफाती काम ही होगा, तभी ये दर्शन दिए हैं। आते ही बाहर से ही माँ को आवाज लगा दी, अरे ये आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सब ठीक तो है? माँ ने हंस के जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, वो तो ऐसे ही घूमने आए थे। बिट्टू, माँ आप नहीं भी बताओगे तो भी मुझे सच पता चल ही जाएगा। माँ, अरे नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तभी अंदर से दादी आवाज देती है, बिट्टू तुझे डॉक्टर नहीं इंस्पेक्टर होना चाहिए था, सीधे काम में भी कमियां निकालता फिरता है। तूने उस दूसरे आदमी के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा और बेचारे मामा जी के पीछे पड़ गया। बिट्टू बोला, तो आप ही बता दें कि मामा जी उस आदमी के साथ यहाँ क्यों आए थे? राधिका जी ने कहा, अजीब लड़का है, सुबह का निकला है, एक बार भी चाय नाश्ते के बारे में नहीं पूछा। बस जांच पड़ताल करवा लो इससे। माँ आप अच्छे से जानती हैं कि मामा जी बिना किसी काम के कभी नहीं आएंगे, और काम भी कुछ टेढ़ा ही होगा तब, नहीं तो ये कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएं। बिट्टू मुंह बनाते हुए बोला, अरे हाँ भाई, आए तो काम से ही थे, पर अपने नहीं। और पहली बार ऐसा लगा कि वो किसी अच्छे नेक मकसद से आए थे, तो उनकी हेल्प तो करनी ही थी। राधिका जी ने कहा, तो इस बार क्या हेल्प किया है आपने उनकी? बिट्टू कुछ चिढ़ते हुए बोला। सब जानते थे कि बिट्टू को गुस्सा कितनी जल्दी आता है, इसलिए राधिका जी ने अटकते अटकते कहा, कल से हमारे ऊपर वाले रूम में एक पीजी रहेगी, और दादी से सब बातें डॉक्टर साहब को बता दी। डॉक्टर साहब बोले, एक काम करिए, मैं भी हॉस्टल चले जाता हूँ, और कृपा की तो वैसे भी कुछ समय बाद शादी हो जाएगी, फिर तो सारा घर खाली हो जाएगा, आप पूरे घर को भाड़े पर चला दो। उन लोगों में और कुछ बहस होती, इससे पहले ही नंद किशोर जी इवनिंग वॉक करके आ गए। उनको देखकर डॉक्टर साहब चुप्पी साधे अपने रूम में चले गए। दादी और राधिका जी ने सारी बातें नंद किशोर जी को बताई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़की सच में किसी को कुछ भी कहने सुनने का मौका नहीं देगी। देख लिए आप लोग, ये डॉक्टर साहब हमारे हीरोइन के घर में एंट्री करने पर कितनी नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। यही डॉक्टर साहब एक दिन इनके मुरीद हो जाएंगे, क्योंकि अगली सुबह बहुत कुछ बदलने वाला था। भाग 4। सुबह सब नॉर्मली अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर ध्यान सबका गेट पर टंगा था। आज बिट्टू भी देर से जाना है बोलकर आराम से अपने काम निपटा रहा था। आखिर सोनम के बारे में ही तो जानना चाहते थे डॉक्टर साहब। 11 बजे के लगभग सोनम के पापा और मामा जी बारी बारी से 2 सूटकेस, एक फोल्डिंग बेड और थोड़ा सा बाकी जरूरी सामान साथ में लेकर आते दिखे। इन सब के पीछे सोनम एक पिट्ठू बैग और लैपटॉप बैग लेकर सबसे पीछे से धीरे धीरे नीचे की ओर देखते हुए आ रही थी। कुछ घबराई सी, कुछ शर्माई सी। सोनम इस तरह से किसी के घर पर रहना नहीं चाहती थी।
पर इस समय उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सोनम को देखते ही राधिका जी ने कहा, कितनी प्यारी बच्ची है ना माँ? और दादी ने अपनी गर्दन हिलाकर उनकी बात का पूरा समर्थन किया। नंद किशोर जी ने राधिका जी से नाश्ते के इंतजाम के लिए कहा ही था कि राधिका जी चाय नाश्ता लेकर आती दिखाई दी। मामा के तो सूखे कंठ में जान आ गई। नाश्ता देखकर नहीं, नंद किशोर जी को देखकर, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि बिट्टू उनके सामने उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता। सोनम के पापा ने कहा, अब इस सब की क्या जरूरत थी, हम लोग नाश्ता करके ही आ रहे हैं। तब मामा जी तुरंत बोले, अजी कोई बात नहीं जीजा जी, नाश्ता न सही चाय तो पी ही सकते हैं ना हम लोग। सोनम ने सबको नमस्ते किया और अपने पापा की तरफ जाकर खड़ी हो गई। तो राधिका जी ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाया और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने घर की तरह रहना। सोनम ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। बिट्टू अपनी खिड़की से सब देख रहा था, बस उसे तो सोनम का चेहरा नहीं दिख रहा था। वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी ना। वो गुस्से से भरा हुआ बाथरूम में घुसा और नहाने लगा। इधर मामा जी ने पूछ ही लिया, भाभी जी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? तो राधिका जी ने कहा, कृपा कॉलेज टूर पर गई है और बिट्टू अंदर ही है, रुकिए अभी बुला कर लाती हूँ। मामा जी तुरंत बोल पड़े, अरे रहने दीजिए भाभी जी, रहने दीजिए, कुछ काम कर रहे होंगे, है ना, मेरा मतलब फालतू में डिस्टर्ब होगा। अंदर से हालत खराब हो गई थी। ये कैसे बताते बेचारे मामा जी? पर दादी समझ गई और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। सोनम के पापा सोनम से कुछ बातें करके फिर नंद किशोर जी की तरफ मुड़कर बोले, अच्छा भाई साहब अब हम चलते हैं, कुछ और भी काम निपटाने हैं और शाम की गाड़ी से घर भी निकलना है। कहते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। नंद किशोर जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, भाई साहब आज से आपकी बिटिया हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल कृपा की तरह। आप निश्चिंत रहिए और निश्चिंत होकर घर जाइए। उधर सोनम अपनी नम आंखों को बार बार साफ कर रही थी ताकि कोई उसे रोता हुआ ना देख ले। और सबके जाने के बाद वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आज उसने छुट्टी ली थी तो सोचा ज्यादा तो है नहीं, क्यों ना हम अपना कमरा ही जमा लें। उधर अपने रूम में बिट्टू जी लगातार बड़बड़ करे जा रहे थे, जिसे चाहो उसे पीजी बना लो, फिर उसे सर पर चढ़ा लो, और भी न जाने क्या क्या। आज मुझे कोई नाश्ता देने वाला है या मैं ऐसे ही जाऊं? माँ ने कहा था इतनी देर से, सोचा था कि तुझे उन लोगों से मिलवा दूं, पर तुझे तो पता नहीं क्या हो जाता है जब भी अनिल भाई साहब आते हैं। माँ प्लीज मुझे नाश्ता चाहिए, लेक्चर नहीं, बिट्टू ने मुंह बनाकर बोला। हाँ ला रही हूँ। कहते हुए राधिका जी अंदर किचन में चली गई और सोनम ऊपर से आधा भरा हुआ पानी का जग लेकर आई, राधिका जी को बुलाते हुए, आंटी जी। और उफ, उसका पैर फंस गया कालीन में और उफ, पानी से भरा जग बिट्टू जी के ऊपर छलक गया। हाँ जी, सिर्फ छलक गया। और सॉरी आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कहते हुए सोनम ने नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे आज नाश्ते में बिट्टू से खा ही जाएगा, वो भी बिना नमक लगाए। सोनम डर के मारे सीधे अपने रूम में भाग गई और इतनी आवाज सुनकर जब माँ बाहर आई तो बिट्टू से पूछा, ये तेरे कपड़े गीले कैसे हो गए? कितनी बार कहा है कि तौलिया से सही से शरीर पोंछ लिया करो, पर इतना बड़ा हो गया है, सुनता ही नहीं मेरी बात। माँ एक सांस में बोल गई। बिट्टू के चुप रहने पर फिर बोली, अब बोलता क्यों नहीं है? अरे आप बोलने दोगे तब ना, और कपड़े गीले मैंने नहीं किए। दादी ने पूछा, फिर किसने? वो है ना आपकी पीजी, अरे सारा पानी मेरे ऊपर डाल दिया और भाग गई। जब माँ और दादी ने ये सुना तो मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, फिर बिट्टू को बोला, कोई बात नहीं, दूसरी पहन लो और नाश्ता कर लो। ये सही है। बिट्टू का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। आज के लिए मैंने खास ये कमीज निकाली थी और अब मैं दूसरी पहनूं? क्यों? क्योंकि मैडम जी ने उस कमीज को पहनने लायक छोड़ा ही नहीं। सोनम भागते हुए अपने रूम में आ गई और अभी अभी जो कुछ नीचे हुआ उसके बारे में सोचने लगी और एकदम से उसके मुंह से निकला कि बड़ा अजीब अकड़ू इंसान है, जरा सी बात पर इतना गुस्सा दिखा रहा था जैसे वो टी शर्ट उनकी लास्ट टी शर्ट थी। अच्छा हुआ कि हम वहाँ से आ गए, नहीं तो आज नाश्ते में वो अकड़ू हमको ही खा जाता। उधर बिट्टू ने आधा अधूरा नाश्ता किया और गुस्से में बुलेट की चाबी लेकर जैसे ही लॉन से होता हुआ गैराज की तरफ गया, एक नजर ऊपर वाले रूम की तरफ देखा और फिर एक जोरदार किक मारकर वहाँ से चला गया। माँ ने सोनम को आवाज दी, नीचे आ जाओ बेटा, वो चला गया। थोड़ी देर बाद सोनम नीचे आई और दादी के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ ने इशारे से बैठने के लिए कहा और
उसको और दादी को वो नाश्ता देने लगी। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या, आज भी दलिया? आज तो कम से कम चीज सैंडविच दे देती बहू। माँ ने दादी से पूछा। क्यों, आज कुछ खास है क्या माँ? तो दादी ने कहा, आज से सोनम हमारे साथ रहने आई है, तो आज कुछ अलग, कुछ अच्छा खाने को मिल जाता। बिल्कुल नहीं माँ, आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे और इनका और बिट्टू का गुस्सा मुझे झेलना पड़ेगा। दादी ने चुपचाप दलिया खाना शुरू कर दिया। सोनम सैंडविच के टुकड़े कर रही थी तो माँ ने पूछा, क्या हुआ सोनम, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुमको सैंडविच पसंद नहीं है? तो सोनम ने कहा, नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। और चुपचाप नाश्ता करने लगी। तो माँ ने कहा, बिट्टू की बातों का बुरा मत मानना, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी और ज्यादा आता है, बाकी दिल का बुरा नहीं है वो। तो सोनम ने कहा, आंटी जी, हम सिर्फ पानी लेने आए थे, पता नहीं कैसे पर हमारा पैर कालीन में उलझ गया और जग का थोड़ा सा पानी उनके ऊपर छलक गया। हमने उनसे माफी भी मांगी, पर उनके गुस्से को देखकर हमें नहीं लगता था कि उन्होंने हमें माफ भी किया होगा। तब राधिका जी ने सोनम से कहा, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उसे जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। तुम आराम से नाश्ता करो और दोपहर में खाने में क्या खाओगी ये बता दो, उसी हिसाब से तुम्हारे लिए खाना तैयार करवा दूं। तो सोनम ने कहा कि वो खाना बनवाने में उनकी मदद करेगी। तो राधिका जी ने कहा, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाना बनाने वाली आती है तो उनको सिर्फ घर के लोगों के पसंद बतानी होती है और उसी हिसाब से खाना तैयार हो जाता है। राधिका जी की बातें सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगा, तो वो दादी के पास जाकर बैठ गई और दादी से बातें करने लगी। बातों बातों में दादी ने उसे बताया कि जितना अकड़ू बिट्टू है उतनी ही स्वीट कृपा है, उसकी छोटी बहन। दोनों के नेचर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये दोनों भाई बहन हैं। बिट्टू के पापा एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और माँ एक कुशल गृहिणी, एक अच्छी बहू और एक एनजीओ में शौकिया पढ़ाने जाती हैं। उस घर के बारे में इतना कुछ जानकर वो मन ही मन ये सोचने लगी कि आम के इस हरे भरे बाग में ये रूखा सूखा कैक्टस कहाँ से उगाया। अब उसे जल्दी से कृपा के लौटने का इंतजार था। शायद वही थी जिसके साथ उसके दिन थोड़े से अच्छे गुजर सकते थे। उधर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब बेवजह गुस्सा कभी अपने कलीग्स पर तो कभी अपने निरपराध मरीजों पर उतार रहे थे। जो जानते थे वो आपस में बात कर रहे थे कि आज फिर ये महाशय घर पर किसी से नाराज होकर आए हैं और वहां का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं। मरीज के तीमारदार कह रहे डॉक्टर साहब को आज छुट्टी कर लेनी चाहिए थी, जिसे सांस में तकलीफ है उसे बजाय ईसीजी कराने के एक्सरे कराने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को तो खुद नहीं पता कि वो इतना गुस्सा आखिर हो क्यों रहे हैं। सोनम के पानी उनके ऊपर डालने पर या फिर बिना उसकी बात सुने वहां से चले जाने पर इतना तय था कि गुस्सा सोनम के ऊपर ही था, तो गुस्सा ठंडा भी तो सोनम ही करेगी ना। इमरजेंसी वार्ड में आज कुछ स्पेशल भीड़ नहीं थी, वरना किसी दिन तो डॉक्टर साहब को ये तक पता नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। अपनी फील्ड में बहुत माहिर था वो डॉक्टर, तभी तो अभी से ही अपने डिपार्टमेंट के हेड को असिस्ट करता था, जो कि उसकी जमात में शामिल सभी जूनियर डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसका रुतबा भी किसी सीनियर डॉक्टर से कम नहीं था। पर इतनी कम उम्र में इतनी सफलता पा लेने के बाद भी उसमें एरोगेंसी बिल्कुल नहीं थी। सबसे हंसना बोलना, यहाँ तक कि पियोन से भी हमेशा आदर के साथ बात करता था, लेकिन गुस्सा आने पर सारे गुण पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। सामने रह जाता तो बस एक गुस्सैल बिट्टू। लगातार चौथा कप चाय पीने के बाद जब उसका पियोन भी इस अंदाज में उसको देखा कि सर और लाऊं या मैं जाऊं, तब अमित ने कहा कि कितना टाइम हो गया है, कोई नया केस तो नहीं आया है। पियोन ने कहा डॉक्टर साहब 7 बज रहे हैं और कोई नया केस अभी तक तो नहीं आया है, वैसे भी आपकी शिफ्ट तो 2 घंटे पहले ही खत्म हो गई थी। तब अमित को याद आया कि उसके सरदर्द की वजह क्या है और वो बेवजह ही चाय पर चाय पिए जा रहा था। उसने अटेंडेंस रजिस्टर पर अपने साइन किए और नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर कपिल को, जो उसका क्लासमेट और कलीग भी था, हाय और बाय दोनों एक साथ किए और घर की तरफ बुलेट मोड़ ली। उधर माँ की नजर बार बार पहले गेट पर फिर घड़ी की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे खिसक रहे थे उनकी चिंता बढ़ रही थी। दादी जो बहुत देर से उनको देख रही थी बोली, इस तरह गेट को और घड़ी को घूरने से वो जल्दी नहीं आ जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो राधिका, तुम जानती हो ना वो एक डॉक्टर है,
आ गया होगा कोई केस, चलते समय फंस गया होगा, आ जाएगा। पर माँ, सुबह वो नाराजगी में नाश्ता भी पूरा नहीं कर गया और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, गेट पर बुलेट की आवाज सुनाई पड़ी और वो भागकर गेट खोलने चली गई। इधर डॉक्टर साहब की बुलेट अंदर आई, उधर किचन में कुछ गिरने की आवाज आई। अंदर सोनम थी, जो बुलेट की आवाज सुनकर घबरा गई और उसके सलोने मुखड़े पर पसीने की बूंदें चुहचुहा रही थी। आज जितनी देर कहाँ लगा दी तूने? माँ ने प्यार से पूछा। वो माँ, बस ऐसे ही कुछ काम में उलझ गया था, इसलिए देर हो गई। इतना कहकर वो चेंज करने अंदर रूम में चला गया। पापा ने आवाज दी, आओ भाई चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। तो बिट्टू ने कहा, नहीं पापा, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है, आज बहुत चाय पी ली है। छोरे ने कारण न बताया कि क्यों। बस पानी पीऊंगा, वो मैं ले लूंगा खुद से। और वो किचन की तरफ बढ़ गया, पर वहां उसने जैसे ही सोनम को देखा उल्टे पैर लौट आया। माँ, वो पीजी अंदर क्या कर रही है? बेटा, सोनम नाम है उसका, क्या पीजी पीजी लगा रखा है? और वो शाम के डिनर के लिए मेरी मदद कर रही है, और क्या। बिट्टू अंदर गया और सोनम से बोला, वाह, थोड़ी सी देर में तुमने सबको अपनी तरफ मिला लिया, कमाल है। कहां से सीखी है इतनी अच्छी एक्टिंग? पर ध्यान रखना, मैं अपने घर वालों की तरह भोला और बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी लच्छेदार बातों में आ जाऊं, समझी? मुझसे तुम 2 फुट की दूरी पर ही रहना, नहीं तो आगे खुद समझदार हो। इतना कहकर, या यूं कहिए कि धमकाकर, हमारे बिट्टू जी पानी का ग्लास लेकर वहां से दंदराते हुए अपने कमरे में चले गए और पीछे छोड़ गए सोनम की बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू। और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम भोले नहीं, तुम तो अकड़ू हो एक नंबर के। और फिर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली गई। उफ, ये क्या किया डॉक्टर साहब ने, हमारी हीरोइन को रुला दिया। और अंदर से भी खुद भी परेशान थे क्यों?